नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाली हूँ वो है सत्यजीत रॉय की डिटेक्टिव फेलुदा सीरीज का एक रहस्यमय रोमांचक कहानी जो लिखी गई है मिस्र के देवता अनुबिस द गॉड ऑफ डेथ के रहस्यमय स्टैचू के ऊपर। शुरू करते हैं आज की कहानी। किसने फोन किया था फेलुदा? सवाल पूछकर मुझे ये एहसास हुआ कि मैं बेवकूफ था, क्योंकि फेलुदा योग करते समय बात नहीं करता है। फेलुदा की बात करें तो अभ्यास के अभी 6 महीने ही हुए हैं। वो सुबह आधे घंटे तक विभिन्न आसन करते हैं, हाथों के बल झुकते हुए, सिर को नीचे और पैरों को ऊपर की स्थिति में उठाए हुए रखते हैं। ये तो मानना ही पड़ेगा कि फेलुदा का शरीर 1 महीने में ही और भी फिट हो गया लगता है। तो यही कहना होगा कि ये योग लाभदायक ही है। सवाल पूछने के बाद मैंने पीछे टेबल पर खड़ी घड़ी में समय देखा। पक्का 7:30 मिनट बाद योगासन खत्म करके फेलुदा ने जवाब दिया, तू नहीं पहचानेगा। इतने समय के बाद ऐसा जवाब पाकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं बहुत से लोगों को नहीं जानता, लेकिन नाम में क्या खराबी है? और ना जानने पर भी किसी को जानना नहीं जा सकता क्या? मैं थोड़ा गंभीर से पूछा, तुम्हें पता है? फेलुदा पानी में भीगे हुए चने खाते हुए मुझे बोला, मुझे पहले पता नहीं था, मैं अब जानता हूँ। मेरा पूजा का छुट्टियां शुरू हुए कुछ दिन हो गए हैं। पापा 3 दिन के लिए जमशेदपुर काम करने गए थे। अब घर पर मैं, फेलुदा और माँ हैं। इस बार हम पूजा के लिए बाहर नहीं जाएंगे। मुझे वास्तव में इसका अफसोस नहीं है, क्योंकि कोलकाता पूजा के लिए अच्छा है, खासकर अगर फेलुदा वहाँ हो। इन दिनों एक शौकिया जासूस के रूप में उनकी काफ़ी चर्चा है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्हें कभी कभी रहस्य को सुलझाने के लिए बुलाया जाता है। इससे पहले मैं हर रहस्य पर फेलुदा के साथ था। मुझे डर है कि क्योंकि उसका नाम प्रसिद्ध है, कहीं एक दिन अचानक वो कह ना दे, नहीं, मैं तुम्हें दोबारा अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। मेरा मानना है कि उसके पास मुझे रखने का एक कारण है। शायद उसके साथ एक जवान लड़की को देखकर कोई लोग उसे जासूस समझ ही नहीं पाते। ये एक बड़ा फायदा है। जासूस जितने अधिक गुप्त रह सके उतना अच्छा होगा। शायद तू जानना चाहेगा कि कॉल किसने किया था। ये फेलुदा की आदत है। जब भी उसे पता चलता है कि मुझे किसी चीज को जानने में बहुत दिलचस्पी है, तो वह जल्दी से कोई कदम नहीं उठाता। सबसे पहले वह एक रहस्य पैदा करता है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ। मैंने बिना कोई उत्साह दिखाए कहा, अगर फोन के बारे में कुछ रहस्यमय है तो मैं जानना चाहूंगा। फेलुदा ने बनियान के ऊपर अपनी हरी चिकट शर्ट पहनते हुए कहा, इस आदमी का नाम नीलमणि सन्याल है, रोलैंड रोड में रहता है। उन्होंने मुझे एक विशेष आपात स्थिति के लिए बुलाया है। किस लिए बुलाया ये नहीं बताया। नहीं, वो फोन पर यह बात नहीं कहना चाहता, लेकिन आवाज सुनकर घबराया हुआ लग रहा था। कब जाना है? टैक्सी से जाने में 10 मिनट लगेंगे। 9 बजे अपॉइंटमेंट है। उस हिसाब से और 2 मिनट के अंदर निकल जाना चाहिए हम लोगों को। टैक्सी से नीलमणि सन्याल के घर जाते समय मैंने फेलुदा से कहा, कई तरह के शरारती लोग होते हैं। मान लीजिए कि नीलमणि बाबू किसी खतरे में नहीं है। अगर उन्होंने आपको केवल
परेशान करने के लिए बुलाया है? फेलुदा ने सड़क से नजर नहीं हटाई और कहा, ये जोखिम तो है, लेकिन ऐसा व्यक्ति घर पर फोन करके मामला खराब नहीं करेगा, क्योंकि ये उनके लिए भी एक जोखिम भरा हो जाएगा। ये सब काम के लिए कम पैसों में भाड़े के गुंडों की कोई कमी नहीं है। एक बात जो नहीं कही गई वो ये है कि फेलुदा पिछले साल अखिल भारतीय राइफल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहे थे। बंदूक सीखने के केवल 3 महीने के अंदर उनका जो निशाना हो गया था, जो कि बिल्कुल चौंका देने लायक था। फेलुदा के पास अब 2 रिवॉल्वर है, लेकिन किताब में जासूस की तरह वह हमेशा रिवॉल्वर नहीं रखता। सच कहूँ तो फेलुदा को कभी भी इसका उपयोग नहीं करना पड़ा, लेकिन मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि ऐसा कभी होगा ही नहीं। जैसे ही टैक्सी मडॉक स्क्वायर के पास पहुंची, मैंने पूछा, वो आदमी क्या काम करते हैं, जानते हैं क्या? फेलुदा ने कहा, आदमी शराब पीते हैं, शायद थोड़ा कम सुनते हैं, ये शब्द का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करते हैं और उन्हें हल्की सी सर्दी है। मैं और कुछ नहीं जानता। इसके बाद मैंने कुछ नहीं पूछा। नीलमणि सन्याल के घर तक टैक्सी का किराया 1 रुपया 70 पैसा था। टैक्सी ड्राइवर को 2 रुपए का नोट थमाते हुए फेलुदा ने चालाकी भरे हाथ का इशारा करते हुए संकेत दिया कि वो अपना छुट्टा पैसा वापस नहीं चाहता है। गाड़ी से उतरकर पैट्रिको से होते हुए सामने के दरवाजे पर पहुंचे और घंटी बजाई। 2 मंजिला घर, लेकिन ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा पुराना। सामने एक बगीचा भी है, लेकिन वो बहुत बड़ा नहीं है। एक दारवान आया और फेलुदा से एक विजिटिंग कार्ड लिया और हमें बैठक खाने में बैठने के लिए कहा। घर में घुसकर इधर उधर देखा तो चौंक गए। सोफा, टेबल, फूलदानी, तस्वीरें, कांच की अलमारी में तरह तरह की खूबसूरत पुरानी चीजें सजी हुई है। सब मिलाकर एक बहुत ही भव्य अनुभूति है। ऐसा लगता है कि इसे काफी खर्च करके खरीदा और सजाया गया है। जैसे ही फेलुदा ने उठकर पंखे का रेगुलेटर घुमाया, एक सज्जन अंदर दाखिल हुए। स्लीपिंग सूट पायजामा के ऊपर एक तरफ बटनदार आदि के पंजाबी, हिरन की खाल की जूते और दोनों हाथों की उंगलियों में कई अंगूठियां, मध्यम कद, कटी हुई दाढ़ी, सिर पर ज्यादा बाल नहीं, गोरा रंग और 2 थके हुए आंखें। ऐसा लगता है कि वह अभी अभी उठा है। इसकी उम्र कितनी होगी? 50 से ज्यादा नहीं। आपका नाम प्रदोष मित्तिर है? उसने पूछा। आप इतने जवान होंगे पता नहीं था। नहीं, फेलुदा ने हंसते हुए मेरी ओर इशारा किया। ये मेरा चचेरा भाई है, बहुत होशियार लड़का। यदि आप चाहे तो मैं हमारी बातचीत के दौरान उसे बाहर भेज सकता हूँ। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उस सज्जन व्यक्ति ने मेरी तरफ एक नज़र डाली और कहा, क्यों, रहने दो, कोई नुकसान नहीं है। फिर वो फेलुदा की ओर मुड़ा और बोला, हाँ, तुम कुछ खाओगे, चाय या कॉफ़ी? नहीं, मैं बस अभी चाय पीकर बाहर आया हूँ। अच्छा, तो फिर बिना समय बर्बाद किए मैं बताऊँ कि मैंने आपको फ़ोन क्यों किया। लेकिन उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। आप समझ ही गए होंगे कि मैं थोड़ा शौकीन हूँ। आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि पैसा भी थोड़ा बहुत है, लेकिन आप विश्वास नहीं कर पाएंगे अगर मैं ये बोलूँ कि मैं काम नहीं करता और मैं व्यापार भी नहीं करता और ना ही मुझे पिता की संपत्ति में से एक पैसा भी मिला है। नीलमणि बाबू रहस्य के भाव से चुप हो गए।
फेलुदा ने कहा, तो क्या ये कोई लॉटरी है? क्या? मेरा मतलब है मैं बोलना चाह रहा हूँ कि क्या आपने कभी लॉटरी जीती है? एग्जैक्टली। सज्जन व्यक्ति लगभग एक लड़के की तरह चिल्लाए। 11 साल पहले मैंने रेंजर्स लॉटरी जीती और एक झटके में लगभग 2.5 लाख रुपए प्राप्त कर लिया। फिर उस पैसे से और थोड़ी सी बुद्धि और थोड़े से भाग्य के साथ मैंने काफ़ी अच्छा ही चला लिया। मैंने 8 साल पहले घर बनाया था। आप सोच रहे होंगे कि कोई इंसान इतना बेकार तरीके से कैसे जी सकता है, लेकिन वास्तव में मेरा एक ही काम है, और वो है नीलामी से इन चीज़ों को खरीदना और घर को सजाना। सज्जन व्यक्ति ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और आसपास की सजावट की ओर इशारा किया। फिर उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि जो कुछ हुआ उससे मेरी इन आर्टिस्टिक वस्तुओं का कोई लेना देना है या नहीं, लेकिन मुझे संदेह है कि हो सकता है ये है। नीलमणि बाबू ने अपनी पंजाबी के जेब में हाथ डाला और कागज के कुछ टुकड़े निकाले और फेलुदा को दे दिए। फेलुदा के साथ मैंने भी कागजात देखे। 3 कागज, उनमें से प्रत्येक पर लिखने के बजाय छोटे चित्र बना हुआ है। उनमें से कुछ चित्र काफी हद तक समझा जा सकता है, जैसे कि उल्लू, आंखें, सांप, सूरज। मुझे ये सब देखते ही थोड़ा जाना पहचाना लगने लगा। फेलुदा ने कहा, ये तो हायरोग्लिफिक लिपि लग रहा है। सज्जन व्यक्ति थोड़ा झिझके और बोले, हाँ क्या? फेलुदा ने कहा, प्राचीन काल में इजिप्शियन लोगों का लिखा हुआ भाषा, ये वही है, ऐसा लग तो रहा है। ओ, ऐसा है? हाँ, हालांकि मुझे संदेह है कि क्या कलकत्ता में ऐसे लोग हैं जो इस लिपि को पढ़ सकते हैं। सज्जन व्यक्ति थोड़ा हताश में पड़ गए और बोले, फिर जो चीज़ पर 2 दिन बाद डाक ऑफिस पे मेरी नाम से आ रहा है, इसका मतलब निकाल नहीं पाए तो बहुत बेचैनी होगी। मान लीजिए अगर ये सांकेतिक धमकियां है, ये कोई मुझे मारना चाह रहा है और उससे पहले ही वह मुझे धमकियां दे रहा हो। फेलुदा कुछ देर चुप रहा और बोला, आपका जो सामान ऐसे सजाए हुए रखे हैं, उसमें से कोई इजिप्शियन स्टैचू वगैरह है कुछ? नीलमणि बाबू मुस्कुराए और बोले, देखिए, मुझे खुद ही नहीं पता कि मेरी कौन सी चीज़ कहाँ है। मैं खरीदता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा है, और बाकी कुछ शौकीन लोगों को ये सभी चीज़ खरीदते हुए देखा है इसीलिए। लेकिन आपके इन सारे चीज़ों में से तो एक को भी मामूली नहीं लग रहा। जो लोग आपको देखेंगे वो तो आपको समझदार व्यक्ति के रूप में देखेंगे। सज्जन व्यक्ति हंसे और बोले, तुम्हें पता है क्या, आमतौर पर इन सब मामलों में जो चीज़ अच्छी होती है तो महंगाई बढ़ जाता है। जब पैसा है तो मैं सबसे अच्छी चीज़ क्यों नहीं खरीदूंगा। बहुत सारे भारी भारी खरीद ग्राहकों को मात देकर उन्हें नीलामी से खरीदा। बहुत अच्छी चीज़ खरीदा हूँ बाबू पोशाई। लेकिन आप नहीं जानते कि इस सब में विश्व की कोई चीज़ है या नहीं। नीलमणि बाबू सोफे से उठे और एक कांच की कैबिनेट के पास गए और ऊपर के शेल्फ से अच्छा खासा लंबा एक मूर्ति उतारी और फेलुदा को दे दी। हरे पत्थर की एक मूर्ति जिस पर तरह तरह के रंग बिरंगे चमत्कार पत्थर लगे हुए हैं। 1-2 जगह सोना है, लेकिन
अजीब बात यह है कि मूर्ति का शरीर तो इंसान जैसा है, लेकिन चेहरा शियार जैसा है। मैंने इसे 10 दिन पहले अराटून ब्रदर्स की नीलामी में खरीदा था। ये शायद फेलुदा ने मूर्ति की ओर देखा और कहा, अनुबिस। अनुबिस? ये क्या है? फेलुदा ने ध्यान से मूर्ति को इधर उधर करके देखा और नीलमणि बाबू को वापस सौंप दिया और कहा, प्राचीन मिस्र में अनुबिस मृतकों के देवता थे, द गॉड ऑफ डेथ, मृत आत्माओं के देवता। चमत्कार चीज पाए हैं आप। लेकिन सज्जन व्यक्ति की आवाज में भय का स्वर। इन मूर्तियों और इन चिट्ठियों में कोई संपर्क है क्या? इसे खरीदकर क्या मैंने गलती कर दिया? क्या कोई इसे मुझसे चोरी करने का कोशिश कर रहा है? फेलुदा ने सिर हिलाकर कहा, यह कहना मुश्किल है। आपको चिट्ठी कब मिलना शुरू हुआ? पिछले सोमवार से, यानी मूर्ति खरीदे जाने के ठीक बाद। हाँ, क्या आपके पास इसके लिफाफे हैं? नहीं, मैंने उसे फेंक दिया। शायद उसे रख देना चाहिए था, लेकिन वो बहुत ही सादा लिफाफा था। एक सादे टाइपराइटर में लिखा हुआ, पोस्ट ऑफिस, एल्गिन रोड। ठीक है। फेलुदा उठ गया। इस वक्त कुछ करना लायक मुझे नहीं लग रहा। सिर्फ सुरक्षित साइड में रखने के लिए उस मूर्ति को आपकी अलमारी में रखने के बजाय आपके हाथ के करीब रखिएगा। हाल ही में ही किसी के घर में से ऐसे ही चीज चोरी हुआ है। हाँ, एक सिंधी व्यक्ति, जहाँ तक मुझे पता है चोर अभी तक पकड़ा नहीं गया है। हम कमरे से निकलकर बाहर लैंडिंग पर आए। फेलुदा ने कहा, क्या आपको कोई ऐसा शख्स याद है जो आपके साथ मजाक कर सकता है? वो व्यक्ति ने सिर हिलाकर कहा, कोई नहीं, पुराने दोस्तों से लंबे समय तक कोई संपर्क नहीं है। और दुश्मन? सज्जन व्यक्ति कुछ पल चुप रहे और बोले, अमीरों के हमेशा दुश्मन होते हैं, लेकिन वे खुद को दुश्मन नहीं मानते। आमने सामने मिले तो सब अच्छा ही बोलता है। आप बोल रहे थे आप मूर्ति को नीलामी में खरीदे थे? हाँ, अराटून ब्रदर्स की नीलामी में। और इसके ऊपर किसी का लालच तो नहीं था ना? ये सुनकर वो सज्जन व्यक्ति अचानक थोड़ा उत्तेजित हो गए और हाथ झटकने लगे। फिर उन्होंने कहा, आपने ये पूछकर मेरी सोच का एक नया पक्ष खोल दिया। मैंने कई बार नीलामी में एक सज्जन के साथ झमेला हुआ है। ऐसा उस दिन भी हुआ था। कौन है ये? प्रतुल दत्त। क्या करते हैं? शायद वकील था, रिटायर कर गए हैं। उस दिन उनमें और मेरे बीच अंत तक प्रतिद्वंदिता रही। फिर मैं जब 12,000 कहने के बाद वो रुक गया। मुझे याद है जब मैं नीलामी के बाद बाहर आ रहा था और कार में बैठ रहा था तो अचानक मेरी उनसे नजरें मिली। मुझे उसकी आंखों में देखना बिल्कुल पसंद नहीं आया। आई सी। नीलमणि बाबू का घर से निकल गए। गेट की ओर बढ़ते हुए फेलुदा सवाल करता है, आप कितने लोग इस घर में रहते हैं? नीलमणि बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, आप क्या कह रहे हैं बाबू मौसाई? कोलकाता में शायद मेरे जैसे 2 अकेले लोग नहीं हैं। ड्राइवर, माली, 2 पुराने वफादार नौकर और मैं, बस। मुझे फेलुदा से अगले सवाल का उम्मीद नहीं था। क्या इस घर में कोई बच्चा नहीं रहता? सज्जन व्यक्ति एक पल के लिए थोड़ा आश्चर्यचकित हुए और फिर हंसते हुए बोले, अरे देखो, मैं भूल ही गया था। दरअसल लोग बोलने से मैं बुजुर्ग के बारे में सोच रहा था। आज 10 दिन हो गए मेरे भतीजा झुंटू यहाँ है। उनका पिता बिजनेस करते हैं। वो उनके पति के साथ हाल ही में जापान गए हैं।
झुंटू को मेरे हवाले छोड़ के गए हैं। बेचारा पानी के बाद से ही इन्फ्लुएंजा से पीड़ित है। तभी उसने अचानक फेलुदा की ओर देखा और कहा, आपको बच्चे की याद क्यों आई? फेलुदा ने कहा, कमरे में एक अलमारी के पीछे से एक पतंग की चोर नजर आ रही थी। वो देखकर नीलमणि बाबू का नौकर टैक्सी बुलाने गया, जो पथरीले रास्ते से चलती हुई पेट्रिको के ठीक नीचे हमारे सामने रुकी। फेलुदा ने टैक्सी में बैठते हुए कहा, अगर कुछ और संदिग्ध हो तो मुझे तुरंत बताइएगा, फिलहाल तो करने को कुछ और नहीं दिख रहा। घर वापस आते समय मैंने फेलुदा से कहा, लोमड़ी देवता का चेहरा देखकर कैसा डर लगता है ना? फेलुदा ने कहा, सिर्फ लोमड़ी क्यों, अगर आप इंसान के दर पर किसी और चीज का सिर लगा दो तो भी डर लगेगा। मैंने कहा, पुराने इजिप्शियन देवी देवताओं की मूर्तियां घर में रखना काफी खतरनाक है ना? किसने कहा? वाह, आपने ये तो अभी ये कहा। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा, जिन पुरातत्वविदों ने प्राचीन मिस्र की पुरानी मूर्तियां खोदी थी, उनमें से कुछ लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी थी। हाँ, वो एक व्यक्ति वो मर गया था, उसका नाम क्या है? लॉर्ड कार्नरवन। और उसका कुत्ता उसके साथ नहीं था, कुत्ता विदेश पे था, सांप मिस्र में थे। तुतनखामन की कब्र खोदने के कुछ ही दिनों में भीतर कार्नरवन अचानक बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। फिर ये बताया गया कि जिस समय सांप की मृत्यु हुई उसी समय उनका कुत्ता कई हजार मील दूर बिना किसी बीमारी के रहस्यमय तरीके से मर गया। प्राचीन मिस्र की कोई भी चीज देखकर मुझे फेलुदा से सुनी हुई ये अजीब कहानी याद आ जाती है। शीर्षियार देवता अनुबीज की मूर्ति भी मंदता काल के मिस्र के सम्राट की कब्र से आई होगी। नीलमणि बाबू को ये सब नहीं मालूम क्या? मैं कल्पना नहीं कर सकता कि जानबूझकर खतरा मोल लेने की कोशिश में कितना मजा आता होगा। अगली सुबह 6:30 बजे जैसे ही हमारे बरामदे पर अखबारों का बंडल आया, टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया और हेलो कहा, लेकिन इससे पहले कि मैं दूसरी तरफ सुन पाता, फेलुदा ने मुझसे फोन छीन लिया। 3 बार 2 बार ओ और 1 बार ओके। उसने फोन रख दिया और कहा, अनुबीज गायब है, तुरंत जाना चाहिए। सुबह ट्रैफिक कम होने के कारण नीलमणि सन्याल के घर पहुंचने में 7 मिनट लगे। जब मैं टैक्सी से बाहर निकला तो मैंने देखा कि नीलमणि बाबू घर के बाहर हमारा इंतजार कर रहे थे। फेलुदा को देखकर उसने कहा, मैं एक बुरे सपने से गुजर हूँ मिस्टर, मुझे इतना भयानक अनुभव पहले कभी नहीं हुआ। हम तब तक लिविंग रूम में दाखिल हो गए। वो सज्जन व्यक्ति हमारे सामने सोफे पर बैठे और सबसे पहले हमें अपनी कलाइयाँ दिखाई। मैंने देखा जहाँ लोग घड़ी पहनते हैं उसके ठीक नीचे दोनों हाथों पर रस्सी के निशान पड़ गए और हाथ लाल हो गया। फेलुदा ने कहा, बताइए क्या बात है? सज्जन बेदाम आवाज में कहने लगे, कल जैसा आपने कहा था, मैं मूर्ति को शयन कक्ष में ले गया और तकिए के नीचे रख दिया, और कुछ नहीं तो कम से कम शारीरिक कष्ट तो नहीं उठाना पड़ता यदि उसे जहाँ था वहाँ रखा होता। जो भी हो, मूर्ति को सिर के नीचे रखकर आराम से सो रहा था। ऐसे समय रात के ठीक कितने बजे याद नहीं, लेकिन एक घटिया हालत में नींद टूट गया। ना जाने कौन मेरे मुंह तौलिया से बाहर ढक रहा था। ये देखकर कि मेरे गले से आवाज बाहर निकालने का रास्ता अवरुद्ध हो गया है, मैं उसे अपने हाथ से रोकने के लिए गया और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने से कहीं अधिक मजबूत व्यक्ति के हाथों में था। देखते ही देखते मेरे हाथों को पीछे की तरफ मोड़ दिया। बस, तो अब क्या, तकिए के नीचे से मूर्ति निकाल लिया।
सज्जन व्यक्ति सांस लेने के लिए कुछ क्षण चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, मैं संभवतः 3 घंटे तक हथकड़ी लगाकर पड़ा था। सारे शरीर में झंझनाहट हुई। सुबह नौकर नंदलाल चाय लेकर आया और मुझे उस हालत में देखकर बंधन से मुक्त कर दिया और मैं तुरंत तुम्हें बुला लिया। मैंने देखा कि फेलुदा की आंखें और चेहरे के भाव बदल गए हैं। वो सोफे से खड़ा हुआ और बोला, मैं आपके कमरे का निरीक्षण करूंगा और यदि आवश्यकता हुई तो मैं आपके घर की कुछ तस्वीरें भी लूंगा। कैमरा भी फेलुदा की नई खूबियों में से एक है। नीलमणि बाबू उन्हें ऊपर अपने शयन कक्ष में ले गए। घर में प्रवेश करते हुए फेलुदा ने कहा, ये क्या, खिड़की पर कोई दहलीज नहीं? सज्जन व्यक्ति ने सिर हिलाकर कहा, अरे अब क्या बताओ, विदेशी तरीके का घर है और मैं फिर खिड़की बंद करके सो नहीं पाता हूँ। फेलुदा ने खिड़की से नीचे देखा और कहा, बहुत आसान है, पाइप है, वहां तक कार्निश है। एक युवा व्यक्ति खिड़की से आसानी से घर में प्रवेश कर सकता है। फिर फेलुदा ने घर के चारों ओर अच्छी तरह से देखा और पिक्चर उठाया और कहा, मैं घर के दूसरे हिस्से को भी देखना चाहता हूँ। नीलमणि बाबू ने सबसे पहले 2 मंजिलें दिखाई। अगले कमरे में मैंने देखा कि एक बड़ा 13 साल का लड़का गर्दन तक चद्दर ओढ़कर बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी है और ऐसा लगता है कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं समझ गया कि यही झुंटू है, नीलमणि बाबू ने कहा। कल भी डॉक्टर बोस ने झुंटू को नींद की गोलियां दी, इसलिए उसे रात में कुछ सुनाई नहीं दिया। दूसरी मंजिल पर 2 और कमरे देखकर हम पहली मंजिल के कमरे पर नजर डालने के बाद घर से बाहर आए। नीलमणि बाबू के घर की खिड़की के ठीक नीचे मैंने फूलों के गमलों में कुछ पाम के पेड़ लगे हुए देखे। फेलुदा ने देखा कि गमलों के अंदर कुछ है या नहीं। फेलुदा पहले 2 में कुछ नहीं मिला उनको। तीसरे में पौधे के अंदर एक छोटा सा टीन का डिब्बा मिला। फेलुदा ने उसका ढक्कन खोला और नीलमणि बाबू की ओर बढ़ाते हुए कहा, क्या इस घर में किसी को खैनी पसंद है? नीलमणि बाबू ने सिर हिला के नहीं कहा। फेलुदा उस डिब्बे को अपनी पैंट के जेब में रखा। जब नीलमणि बाबू ने बड़ी हताशे से कहा, मिस्टर मित्तिर, और कुछ नहीं, एक मूर्ति चोरी गई है, मैं दूसरी खरीद लूंगा, लेकिन एक डाकू मेरे घर आएगा और मेरे घर में घुसकर मुझे प्रताड़ित करेगा और चला जाएगा। ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपको इसका एक हल अवश्य निकालना पड़ेगा। यदि आप इस आदमी को पकड़ पाते हैं तो मैं आपको ये दूंगा, वेतन, हाँ, पारिश्रमिक, रिवॉर्ड दूंगा। फेलुदा ने कहा, रिवॉर्ड कोई बड़ी बात नहीं है, वह आप देना चाहते हैं देंगे, लेकिन मैं इस काम का जिम्मेदारी ले रहा हूँ। उसका कारण है कि इसमें एक चुनौती है, इस तरह के केस में एक आनंद है। ये सुनकर मुझे लगा कि फेलुदा ठीक उसी तरह बोलता है जैसे बड़ी बड़ी जासूसी कहानी में जासूस बात करते हैं। उसके बाद करीब 10 मिनट तक फेलुदा ने नीलमणि बाबू के ड्राइवर गोविंद, नौकर नंदलाल और पांचू और माली नटवर से बात की। उन सभी ने कहा कि उन्होंने रात में कुछ भी असामान्य नहीं देखा। बाहरी लोगों के आने से पहले एक रात करीब 9 बजे डॉक्टर बोस झुंटू को देखने आए। नीलमणि बाबू खुद एक बार बाहर गए थे। ON मुखर्जी के डॉक्टर के दफ्तर से झुंटू के लिए दवा खरीदने। वापसी में मैं थोड़ा दूसरे ख्याल में था।
अचानक ध्यान आया कि टैक्सी हमारे घर की गली के अलावा कहीं और जा रही है। फेलुदा को गंभीर देखकर मैंने उससे और कुछ नहीं पूछा। टैक्सी फ्री स्कूल स्ट्रीट पर एक घर के सामने रुकी। मैंने घर के सामने वाले दरवाजे के ऊपर चांदी के अक्षरों में लिखा हुआ साइन बोर्ड देखा, अराटून ब्रदर्स नीलामी करता। ये नीलामी का दुकान है। मैंने कभी कोई नीलामी घर नहीं देखा। पहली बार ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने पहले कभी इतनी सारी पुरानी भारी हल्का चीजें एक साथ नहीं देखा। 2 मिनट में ही फेलुदा का काम तमाम हो गया। प्रतुल दत्त का पता 7/1 लवलॉक स्ट्रीट है। मैंने मन में सोचा कि अगर फेलुदा को प्रतुल दत्त के घर जाकर निराश होना पड़ा तो उसके पास कहीं और जाने का नहीं होगा, यानी इस बार फेलुदा को हार माननी पड़ेगी। और फिर मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा, क्योंकि अभी तक फेलुदा कहीं नहीं हारा है। मैं उस दृश्य का कल्पना ही नहीं कर सकता जब वह किसी चीज को त्याग कर मुंह सिकोड़ कर बैठ गया हो। आशा है कि उसे जल्द ही कोई क्लू मिल जाएगा। कम से कम अब तक तो मुझे आंखों में अंधेरा ही दिख रहा है। दोपहर को खाते खाते मैंने फेलुदा से पूछा। इसके बाद उसने अपने प्लेट के चावल के ढेर पे एक छेद किया और उसमें एक कटोरी सोना मूंग के दाल डालकर कहा, इसके बाद मछली, फिर चटनी, फिर दही, उसके बाद फिर पानी पीकर अपना मुंह धोऊंगा, फिर मैं एक पान खाऊंगा, उसके बाद फिर मैं एक टेलीफोन करूंगा और आधे घंटे के लिए सोऊंगा। टेलीफोन ही एकमात्र दिलचस्प खबर थी, इसीलिए मैं बैठ कर उसका इंतजार करने लगा। मैंने डायरेक्टरी से प्रतुल दत्त का नंबर कॉपी किया। नंबर डायल करते हुए और हेलो कहते समय मैंने देखा कि फेलुदा ने अपने आवाज बिल्कुल एक बूढ़े आदमी की तरह बदल दिया था। मैंने फोन पर जो कहा गया उसका केवल एक ही पक्ष सुना और उसे ऐसे ही लिख रहा हूँ। हेलो, मैं ताकतौला से बोल रहा हूँ। जी, मेरा नाम श्री जयनारायण बागची है। मुझे प्राचीन शिल्प का विशेष शौक है। मैं इस विषय पर एक किताब लिख रहा हूँ। हाँ जी हाँ, मैंने आपके संग्रह के बारे में सुना है। ये मेरा हार्दिक अनुरोध है, यदि आप कृपया करके मुझे अपनी कुछ चीजें देखने की अनुमति दे। नहीं नहीं, मैं पागल हूँ क्या? अच्छा, हाँ बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते। फोन खत्म करने के बाद फेलुदा ने कहा, इस सज्जन व्यक्ति के घर में चूना का काम चल रहा है, इसलिए सामान सब हटा के रखा है, लेकिन शाम के समय जाने से दिखने को मिलेगा। मैं एक बात कहे बिना नहीं रह सका। अगर प्रत्युल बाबू सच में अनुबिश का मूर्ति चोरी करता तो वो तो उसे हमें नहीं दिखाएगा। फेलुदा ने कहा, तुम्हारे जैसा मूर्ख हो तो दिखा सकता है, लेकिन नहीं दिखाएगा, ये ही संभव है। मैं मूर्ति देखने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं आदमी देखने जा रहा हूँ। जैसा उसने कहा, फेलुदा ने फोन रख दिया और सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। फेलुदा का एक अद्भुत क्षमता ये है कि जब भी उसे ज़रूरत हो वो झपकी ले सकता है। मैंने सुना है कि नेपोलियन के पास भी ये शक्ति थी। लड़ाई से पहले घोड़े पर थोड़ा सा सोकर अपने शरीर को मजबूत बनाता था। मेरे पास करने के लिए कुछ खास नहीं था, इसीलिए मैंने फेलुदा की शिल्प से मिस्र की कला पर एक किताब ली और उसे पलटने लगा। तभी फोन की घंटी बजी। मैं लिविंग रूम में भागा और फोन उठाया। नमस्ते। कुछ देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। हालांकि मुझे साफ समझ आ रहा था कि किसी ने फोन पकड़ रखा है। मेरी सांस फूलने लगा।
धड़कन तेज बढ़ने लगा। लगभग 10 सेकंड बाद मैंने एक गहरी कर्कश आवाज सुना। क्या प्रदोष मित्र है? मैंने गले से एक घूंट निकालते हुए कहा। थोड़ा सो रहा है। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? फिर कुछ सेकंड का मौन, फिर शब्द आया। ठीक है, तुम उसे ये बताओ, मिश्र के देवता को जहाँ जाना था वही चला गया। प्रदोष मित्र को अब उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे किसी का भला नहीं होगा, बल्कि इससे किसी का हानि होने की संभावना अधिक है। उसके बाद मैंने फ़ोन कटने की आवाज़ सुनी और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। मुझे नहीं पता कि कितने देर तक फ़ोन को हाथ में पकड़कर मैं दम घुट कर बैठा था। अचानक मैंने फेलुदा की आवाज़ सुनी और जल्दी से रिसीवर रख दिया। किसने फ़ोन किया था? मैंने वही कहा जो मैंने फ़ोन पर सुना। फेलुदा गंभीर चेहरे के साथ सोफे पर बैठ गया और बोला, इश, अगर तू मुझे बुलाता ना। क्या करूं? कच्चे नींद से जगाओ तो तुम गुस्सा करते हो। आदमी की आवाज़ कैसी है? बहुत गंभीर। जो भी हो, फिलहाल प्रत्युल दत्त के चेहरे पर एक नज़र डालते हैं। लग रहा था थोड़ा सा उम्मीद की किरण मिला, लेकिन अब फिर से सब धुंधला लग रहा है। 6:05 पर हम प्रत्युल दत्त के घर के गेट के सामने टैक्सी से उतरे। मैं बाजी लगा सकता था कि पिताजी भी हमें नहीं पहचान पाता। फेलुदा एक 60 साल की व्यक्ति जैसा हुलिया बनाया था। घनी मूछें, मोटी कांच की चश्मा, काले कलर वाला कोट, घुटनों पर धोती और मोजे पर बाटा के ब्राउन किड्स जूते। आधे घंटे तक कमरे का दरवाज़ा बंद करके मेकअप करके बाहर आया और बोला, तेरे लिए 2 या 3 चीज़ें हैं, जल्दी से पहन ले। मैंने सोचा, क्या मुझे भी मेकअप करना होगा? बिल्कुल। 2 मिनट के भीतर मेरे सिर पर एक छोटी विग और नाक पर चश्मा था। फिर एक काली पेंसिल से मेरे कान के साइड के साफ बाल को साफ करके कटा हुआ दाढ़ी को फेलुदा थोड़ा बिगड़ दिया। तब उसने कहा, तू मेरा भतीजा है, तेरा नाम सुबोध है, यानी शांत, सज्जन, अच्छा लड़का। अगर तूने उधर गलती से मुंह खोला तो घर आकर एक रद्दा मारूंगा। प्रत्युल बाबू का घर पे चून का काम लगभग खत्म होने को आया है। डिज़ाइन से काम से घर का तो पता चल ही जाता है। 25-30 साल पुराना, लेकिन दरवाजे, खिड़कियाँ, दीवारें सब नए रंग से चमक रहे हैं। जैसे ही हम गेट से अंदर घुसे तो बाहर खुले बरामदे में बैठ की कुर्सी पर एक अधेड़ उम्र के सज्जन व्यक्ति बैठे दिखे। हमें जाते देखकर भी उन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ी। शाम के धुंधले अंधेरे में भी मुझे एहसास हुआ कि उसका चेहरा बहुत गंभीर था। फेलुदा ने हाथ ऊपर उठाकर नमस्ते करके और सिर झुकाकर अपनी नई बुजुर्ग वाला सुरीली आवाज में कहा, क्षमा चाहता हूँ, क्या आप भी प्रत्युल बाबू हैं? सज्जन ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, मेरा नाम जयनारायण वागची है। मैंने आपको आज दोपहर को ही फ़ोन किया था। ये मेरा भतीजा सुबोध है। अब भतीजे क्यों? टेलीफोन पर तो इसका बात नहीं हुआ था। मेरी सिर की भी खुजलने लगी। फेलुदा ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जी पेंटिंग करना सीख रहा है इसीलिए। सज्जन व्यक्ति कुर्सी से उठ गए। कोई बात नहीं, तुम मेरे चीजें देखना चाहते थे, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो चीजें ढक कर रख दी गई थी उन्हें बाहर निकालना पड़ा है। बहुत झमेला हुआ। दिन रात घर में राजमिस्त्रियों की झंझट, इसे धकेलो, उसे ढाको,
चारों ओर कच्चा पेंट की गंध तक नहीं जाती। सारी झमेलाएं खत्म हो तो चैन मिले। अंदर आइए। हालांकि मुझे यह आदमी पसंद नहीं आया, लेकिन जब उसके घर के अंदर गए तो उसके सामान देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। फेलुदा ने कहा, आपके पास मिस्र की कला की कोई बेहतरीन नमूने हैं? वो तो है। कुछ चीजें कायरो में खरीदी गई, कुछ यहाँ नीलामी में। देखो बाबा शुभो, ध्यान से देखो। फेलुदा ने मेरी पीठ पर चिमटी काटी और मुझे चीजों की तरफ धकेला। कितने देवी देवता देख रहे हो? ये बाज भी देवता है, ये उल्लू भी देवता है। देखो मिस्र में लोग कितने चीजों की पूजा करते थे। प्रत्युल बाबू सोफे पर बैठे और सिगार पीने लगे। अचानक कुछ ख्याल आया। मैंने कहा, यहाँ लोमड़ी देवता नहीं है बड़े चाचा? सवाल सुनकर प्रत्युल बाबू अचानक हतप्रभ हो गए। उन्होंने कहा, सिगार की क्वालिटी खराब हो रही है, पहले इतनी कड़वी नहीं थी। फेलुदा ने उसी समय सौम्य स्वर में कहा, है मेरा भतीजा अनुबिश के बारे में बात कर रहा है, मैंने उसे कल बताया था। प्रत्युल बाबू सहसा बोल उठे, अनुबिश? स्टूपिड फूल। जी? फेलुदा ने आंखें घुमाई और प्रत्युल बाबू की ओर देखा। आप अनुबिश को बेवकूफ बोल रहे हैं? अनुबिश को नहीं, उस दिन नीलामी में मैंने उस आदमी को पहले भी देखा है। ही इज अ फूल। उसकी बोली का कोई मतलब नहीं है। वो एक बहुत सुंदर मूर्ति थी। एक ऐसा बेतुकी कीमत बोला जिसे पार नहीं किया जा सकता। मुझे नहीं पता कि उसे इतना पैसे कहाँ से मिलते हैं। फेलुदा ने एक बार सिर फिर चारों ओर देखा और सज्जन व्यक्ति को प्रणाम किया और कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक सज्जन व्यक्ति हो। आपका कला संग्रह देखकर बहुत खुशी हुई। ये सारा सामान दूसरी मंजिल पर था। हम अब नीचे की ओर बढ़े। सीढ़ियों से नीचे जाने के लिए नीचे आकर फेलुदा ने कहा, आपके घर के और विशेष लोग कौन कौन हैं? मेरी गिन्नी है, लड़का विदेश में है। टैक्सी खोजने के लिए प्रत्युल दत्तो के घर से बाहर निकलने समय एहसास हुआ कि आस पड़ोस कितना सुनसान था। अभी 7 भी नहीं बजे थे, लेकिन सड़कों पर लोग ना के बराबर थे। 2 युवा भिखारी लड़के श्यामा संगीत गाते हुए आगे आते हैं। थोड़ा करीब आया तो पता चला कि एक गा रहा था और दूसरा बजा रहा था। लड़का सुंदर गाता है। फेलुदा ने उनके साथ गायन किया। बालीगंज सर्कुलर रोड पर थोड़ी देर चलने के बाद फेलुदा ने एक खाली टैक्सी को चलते देखा और चिल्लाते हुए उसे रोक दिया। उठते समय मैंने देखा कि पूरा ड्राइवर फेलुदा को बड़े आश्चर्य से देख रहा है। वह सोच रहा होगा कि इस बूढ़े के गले से इतनी कम उम्र की चीख कैसे निकली। अगली सुबह मैं बाथरूम में अपने दांत ब्रश कर रहा था। जब टेलीफोन की घंटी बजी तो फोन फेलुदा ही उठाया। पूछने पर मालूम हुआ कि नीलमणि बाबू ने एक समाचार देने के लिए फोन किया था। कल प्रत्युल बाबू के घर भी डकैती हुआ। ये खबर भी अखबार में छपी। ऐसा कुछ चोरी नहीं हुआ, पैसा भी कुछ चोरी नहीं हुआ। प्राचीन शिल्प के केवल कुछ नमूने ही लुप्त हो गए हैं। 8-10 छोटे छोटे सामान, सबकी कीमत 20-25 हजार से कम नहीं होगी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हर सुबह प्रत्युल बाबू के घर पर पुलिस दिखेगी और फेलुदा के परिचित भी कुछ आदमी बाहर आ जाएंगे। जब हम पहुंचे तो 7:30 बज रहे थे। मैंने निश्चित रूप से आज मेकअप नहीं लगाया। मैंने देखा कि फेलुदा अपना जापानी कैमरा ले जाना नहीं भूला था।
हम अभी गेट में दाखिल ही हुए थे कि एक बहुत ही खुशमिजाज मोटे शरीर वाला पुलिसकर्मी, शायद एक इंस्पेक्टर होगा, फेलुदा को देखकर आगे आया और उसे पीठ पर शाबाशी देते हुए कहा, क्या फेलू मास्टर, रहस्य के महक से ठीक आ गए हो इधर। फेलुदा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हम और क्या करें, हम लोगों का तो यही काम है। काम मत बोलो, काम तो हम लोगों का होता है, तुम लोगों का तो शौक चढ़ता है ना। फेलुदा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और कहा, कुछ किनारा कर पाए इसका बर्गलरी केस, और नहीं तो क्या। लेकिन व्यक्ति बहुत अपसेट है, सिर पर हाथ रख कर सिर्फ बोल रहा है कि कल कोई बुरा आदमी और एक लड़का उसके साथ उसका सामान देखने आया। वो सोचता है कि इस बर्गलरी के पीछे वह दोनों ही है। ये बात सुनते ही मेरा गला सूख गया। सच है, फेलुदा कभी कभी बहुत लापरवाह हरकत करते हैं। फेलुदा ने बिना घबराए कहा, फिर तो उस बुरे आदमी को ढूंढने से ही चोर पकड़ में आ जाएगा, ये तो पानी जैसा साफ है। गोल मटोल पुलिसकर्मी ने कहा, वाह, आपने तो बहुत अच्छा बात किया, बिल्कुल किसी वास्तविक उपन्यास के जासूसी की तरह। सज्जन व्यक्ति की अनुमति से फेलुदा और मैं घर की ओर चल पड़े। प्रत्युल बाबू आज भी उस बरामदे पर बैठे हैं। मैं समझ गया कि वह इतना बेख्याली था कि उसने हमें देखा भी नहीं। किस घर से चोरी हुआ देखोगे? मोटे पुलिस ऑफिसर ने पूछा। हाँ, चलिए ना। 2 मंजिल के जिस कमरे में मैं कल शाम को भी गया था, वहां पर फिर से जाना पड़ा। बिना कुछ और देखे फेलुदा अचानक कमरे की दक्षिणी बालकनी की ओर चला गया। उससे नीचे झुकते हुए उसने कहा, पाइप के जरिए ऊपर चढ़ना आसान है ना? मोटे ऑफिसर ने कहा, हाँ, ये संभव है, और मुश्किल यह है कि दरवाजे का रंग कच्चा होने के कारण 2 दिन से उसे बंद नहीं किया जा रहा था। ये चोरी कब हुई? रात के 10:15 बजे। सबसे पहले किसने ध्यान दिया? उनका एक पुराना नौकर है, वो वही कमरे में सो रहा था। एक शब्द सुनकर आया, कमरे में अंधेरा था। इससे पहले कि वह दीपक जला था, उसे एक जोरदार मुक्का लगा और वो लगभग बेहोश हो गया। उसी अवसर पर चोर बाबा जी आए। फेलुदा ने कहा, मैं एक बार नौकर से बात करूंगा। नौकर का नाम वंशलोचन है। मैंने देखा कि वह अभी भी दर्द में था और मुक्का खाने के बाद से अभी तक उसका दर्द और डर नहीं गया। फेलुदा ने कहा, कहाँ दर्द है? नौकर ने जवाब दिया, पेट के निचले हिस्से में। नीचे? पेट में मुक्का मारा? बाप रे बाप, क्या ताकत है! ऐसा लगा मानो पेट में पत्थर आ टकराया हो। और उसके बाद भी सब अंधेरा। और आप आवाज कब सुने? तब आप क्या कर रहे थे? मैंने समय नहीं देखा बाबू, मैं गिन्नी माँ के कमरे में बिस्तर लगा रहा था। 2 लड़के आए और कीर्तन गा रहे थे तो मैं सुन रहा था। माँ ठाकुर पूजा कक्ष में थी। उन्होंने कहा कि लड़के को पैसा दे दो। मैं अभी जाऊंगा कर ही रहा था तो मुझे बाबू के घर से बर्तन सामान गिरने जैसी आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा कोई भी तो नहीं है, फिर सामान कैसे गिरता है? तो मैं देखने गया और घर में प्रवेश करते ही बंसलोचन और कुछ नहीं कह सके। सब कुछ सुनने के बाद मुझे समझ आ गया कि हमारे जाने के 1 घंटे के अंदर ही चोर आ गया। मैंने सोचा कि फेलुदा और भी कुछ पूछ सकता है, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। हम उस मोटे पुलिस वाले को धन्यवाद देते हुए घर से निकले। बाहर सड़क पर आते ही फेलुदा का चेहरा बिल्कुल बदल गया।
मैं इस लुक को जानता हूँ। फेलुदा को एक रास्ता मिला है और अगर वह उससे गुजरेगा तो रहस्य का समाधान मिल जाएगा। एक खाली टैक्सी वहाँ से गुजरी, लेकिन फेलुदा नहीं रुका। हम दोनों चलने लगे। मैंने फेलुदा की शक्ल, सूरत के बारे में भी सोचने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच सका। इससे साफ है कि प्रत्युल बाबू चोर नहीं है। हालांकि प्रत्युल बाबू काफ़ी जवान आदमी लगते हैं और उनकी आवाज़ काफ़ी भारी है, लेकिन फिर भी ये संभव नहीं लग रहा था कि प्रत्युल बाबू किसी घर के पाइप के ज़रिए दूसरे मंजिल पर बढ़ सके। इसके लिए उन्हें काफ़ी युवा लोगों की ज़रूरत है। तो चोर कौन है और फेलुदा इतना किस बारे में सोच रहा है? कुछ देर चलने के बाद पता चला कि हम नीलमणि बाबू के घर के पांचिल के किनारे आ गए हैं। फेलुदा ने पांचिल को अपने बाईं ओर रखकर धीरे धीरे चलने लगे। कुछ दूरी के बाद पांचिल बाईं ओर मुड़ जाता है। फेलुदा भी उस तरफ मोड़ लिया और मैं भी। इस तरफ सड़क नहीं होने से घास पर चलना पड़ता है। मोड़ के चारों ओर 18 या 19 कदम चलने के बाद फेलुदा अचानक रुक गया और पांचिल के एक विशेष हिस्से को ध्यान से देखने लगा। फिर उन्होंने उस जगह की बहुत करीब से तस्वीर ली। मैंने देखा वह ब्राउन रंग का हाथ का निशान था। पूरा हाथ नहीं, 2 उंगलियां और थोड़ी सी हथेली, लेकिन इससे पता चलता है कि ये एक लड़के का हाथ है। अब हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से गए और गेट से अंदर घुसकर सीधे घर की ओर चल दिए। समाचार भेजने के लिए ही नीलमणि बाबू बड़े व्यस्त होकर नीचे आए। हम तीनों लिविंग रूम में बैठ गए। नीलमणि बाबू ने कहा, मुझे नहीं पता कि आप क्या कहेंगे, लेकिन मेरा मन कल की तुलना में आज थोड़ा हल्का है। ये सोचकर राहत मिलती है कि कोई चोर, कोई और भी मेरे तरह ही स्थिति में है, लेकिन ये तकलीफ नहीं जाएगा जब तक कि एक प्रश्न का उत्तर ना मिल जाए। मेरी अनुबिश कहाँ गई? मुझे बताइए। आप बहुत महान जासूस हैं। एक साथ 2 डकैती हो गया और आप अभी तक वहीं पर अटके हैं। फेलुदा एक सवाल पूछ बैठा। आपके भतीजे कैसे हैं? कौन? झुंटू? वो आज काफी बेहतर है। चिकित्सा ने काम किया। क्या आज बुखार बहुत कम हो गया है? अच्छा, क्या बाहर से कोई लड़का पांचिल से कूदकर यहाँ आता है झुंटू के साथ खेलने के लिए? पांचिल से कूदकर? ऐसा क्यों लगता है आपको? आपकी पांचिल के बाहर एक छोटे बच्चे का हाथ का छाप मिला था। छाप मतलब कैसा छाप? भूरे रंग की छाप, ताजा। कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत पुराना नहीं है। कहा, मैंने कभी किसी बच्चे को आते नहीं देखा। बच्चा यानी एक आता है, लेकिन पांचिल से कूद कर नहीं। एक छोटा सा भिखारी लड़का मजे से श्यामा संगीत गाता है। लेकिन हाँ, मेरे बगीचे के पश्चिम की ओर एक जामुन का पेड़ है। मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि वहाँ कोई लड़का पांचिल के ऊपर आकर पेड़ का फल नहीं खाता। नीलमणि बाबू ने अब पूछा, क्या आप चोर के बारे में कुछ जानते हैं? फेलुदा सोफे से उठ गया। आदमी के हाथ की ताकत बहुत ज्यादा है। प्रत्युल बाबू के नौकर को एक मुक्का मारकर बेहोश कर दिया, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि चोरी एक चोर ने की है। हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ शारीर का ताकत कोई बड़ी बात है। एक खतरनाक बुद्धि का भी यहाँ संकेत मिल रहा है। नीलमणि बाबू उदास हो पड़े। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि आपके पास उस बुद्धि को पकड़ने जैसा बुद्धि होगी, नहीं तो मुझे अपनी प्रतिमा वापस पाने की उम्मीद छोड़नी होगी।
फेलुदा ने कहा, 2 दिन और रुकिए, फेलू मित्तिर अब तक कभी नहीं हारे हैं। नीलमणि बाबू के घर के गाड़ी बरामदा से गेट तक छोटे छोटे पत्थर का सड़क है। जब मैं इसके बीच में पहुंचा तो मैंने एक कट कट आवाज सुनी और पीछे मुड़कर देखा। एक छोटा लड़का, शायद झुंटू ही होगा, नीलमणि बाबू के दूसरे मंजिल के कमरे की खिड़की के पीछे खड़ा था। खिड़की के शीशे पर दस्तक दे रहा था। मैंने कहा, झुंटू? फेलुदा ने कहा, देखा मैंने। पूरी दोपहर फेलुदा आदतन अपनी नीली नोटबुक में ग्रीक अक्षरों में कुछ लिखता रहा। मैं जानता हूँ कि भाषा वास्तव में अंग्रेजी है, लेकिन अक्षर ग्रीक है ताकि कोई और इसे पढ़ ना सके और इसका अर्थ ना समझ सके। मेरे साथ उनका पूरी तरह से बातचीत बंद है, लेकिन ये एक दिक से सही है। अभी उसका सोचने का समय है, बातचीत करने का नहीं। कभी कभी मैं उन्हें बार बार गुनगुनाते हुए गाना गाते सुन रहा था कि उस भिखारी लड़के का गाया हुआ गाना था, राम प्रसादी गीत है। शाम के 5 बजे फेलुदा ने चाय पीने के बाद कहा, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, मुझे पॉपुलर फोटो से अपनी छवि का एनलार्जमेंट को लाना होगा। मैं घर पर अकेला ही रह गया। दिन छोटे होते जा रहे हैं, अतः 5:30 बजने से पहले ही सूरज अस्त हो गया और अंधेरा हो गया। पॉपुलर फोटो की दुकान हाजरा रोड के मोड़ पर है। फेलुदा को तस्वीर लेकर वापस आने में 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, लेकिन इतनी देर क्यों हो गई? वैसे अगर तस्वीर नहीं बनी है तो अक्सर उन्हें दुकान में बिठा कर रखता है। मुझे आशा है कि वह कहीं और नहीं गया होगा। मुझे छोड़कर उसका घूमना फिरना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। एक मंजीरा का आवाज सुनाई दी और उसके साथ एक परिचित आवाज में गाना। वो 2 लड़के, आज वो हमारे पड़ोस में भीख मांगने आया था। गाना धीरे धीरे आया। मैं हमारे कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया, जहाँ से सड़क दिखाई देती है। वह 2 लड़के, एक गा रहा है, एक मंजीरा बजा रहा है। लड़के की आवाज कितनी सुंदर है। गाना बंद करने के बाद लड़का हमारे घर के ठीक सामने खड़ा हो गया और बोला, माँ, क्या आप मुझे 2 भीख देंगी? मुझे क्या सूझा कि मैंने अपने बैग से 50 आना निकालकर खिड़की से उस लड़के की ओर फेंक दिया। सिक्का खनकने की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। मैंने देखा कि लड़के ने उसे उठा लिया, उसे अपने थैली में डालकर फिर से गाना गाते हुए चल गया। किसी बात को लेकर मेरा दिमाग घूम गया। हालांकि हमारी गली में काफी अंधेरा था, फिर भी जब भिखारी लड़के ने भीख मांगने के लिए अपना चेहरा ऊपर किया तो ऐसा लगा जैसे उसका चेहरा झुंटू से एक अजीब सा मेल खाता हो सकता है कि मैं इस गलत समझ रहा हूँ, लेकिन इससे मेरे मन में थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। मैंने फेलुदा के आने पर उसे बताने का फैसला किया। लगभग 6:30 बजे फेलुदा अपने मूड गर्म करके फोटो एनलार्जमेंट लेकर घर लौटा। जैसा कि मैंने सोचा था, उसे दुकान में बिठाकर इंतजार करना पड़ा था। उन्होंने कहा, अब से मैं खुद एक डार्क रूम बनाऊंगा और तस्वीरें डेवलपिंग प्रिंट करूंगा। बंगाली दुकान में बात का कोई कीमत ही नहीं है। जैसे ही फेलुदा ने तस्वीरें अपने बिस्तर पर रखी, मैं उसके पास गया और उसे भिखारी लड़के के बारे में बताया, लेकिन उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ और बोले, आश्चर्य किस बात का है? क्या तुम आश्चर्यचकित नहीं हो? लेकिन अगर ये हुआ तो काफी गड़बड़ की बात होगी। ये गड़बड़ तो है ही, मुझे ये शुरू से ही पता था। तुम्हारा मतलब है कि वो लड़का चोरी में शामिल है? हो सकता है,
लेकिन एक छोटे लड़के का मुक्का इतना जोरदार होना एक आदमी को बेहोश कर देता है। मैंने ये नहीं कहा कि लड़के ने मुक्का मारा, ये भी अच्छा है। हालांकि मैंने अच्छा कहा, लेकिन वास्तव में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पता नहीं फेलुदा कुछ साफ साफ क्यों नहीं कह रहा है। बिस्तर पर फैली 12 तस्वीरों में से मैंने एक तस्वीर देखी जिसे फेलुदा विशेष ध्यान से देख रहा था। मैं करीब गया और देखा कि ये नीलमणि बाबू के पाचिल पर बच्चे के हाथ का निशान की तस्वीर थी जो आज सुबह ली गई थी। हाथ बड़ा होने के कारण हाथ पर तेल साफ नजर आ रहा था। मैंने कहा, तुम तो मुझे बहुत बोलते हो कि तुमको हाथ पढ़ना आता है। इसका हाथ पढ़कर मुझे बताओ कि लड़के की आयु कितनी होगी। फेलुदा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह आश्चर्य से तस्वीर देख रहा है। मैंने देखा कि उनमें अत्यधिक कंसंट्रेशन का भाव था। कुछ समझे? उसका सवाल ने मुझे अचानक चौंका दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? सुबह तू क्या समझा था और अब क्या समझा, मुझे बोल। सुबह में मतलब जब तस्वीर ली गई थी। और क्या समझूंगा? बच्चे के हाथ के अलावा और क्या समझने को है? तूने प्रिंट के रंग के बारे में कुछ नहीं सोचा? रंग तो भूरा था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लड़के के हाथ में भूरे रंग की कोई चीज लगी है। किसी चीज का क्या मतलब है? ठीक से कहो। पेंट हो सकता है। कहाँ का पेंट? कहाँ का पेंट? कहाँ का? मुझे अचानक याद आया, प्रत्युल बाबू के घर के दरवाजे का रंग। एग्जैक्टली। उस दिन तेरा शर्ट का भी वाई आस्तीन पे लग गया था। अभी भी जाकर देख सकता है, लगा है। लेकिन मेरा सिर घूम गया। ये जिसके हाथ का निशान है, ये प्रत्युल बाबू के कमरे में घुसा था। अब बताओ, तस्वीर देखकर तुम्हें क्या समझ आया? बहुत सोचने पर भी मुझे कोई नई बात समझ नहीं आई। फेलुदा ने कहा, अगर तू बोल पाता तो आश्चर्य होता। सिर्फ आश्चर्य ही नहीं, शौक होता। क्योंकि कहना पड़ता कि तेरा और मेरा बुद्धि में कोई अंतर नहीं है। तुम्हारे बुद्धि क्या कह रहा है? कहा जा रहा है कि ये एक जानलेवा मामला है, भयानक केस, अनुबिस जैसा भयानक है। ये रहस्य भी उतना ही भयावह है। अगली सुबह फेलुदा ने सबसे पहले नीलमणि सन्याल को फोन किया। हेलो मिस्टर सन्याल, आपका रहस्य सुलझ गया है। मूर्ति अभी भी हाथ नहीं आया, लेकिन मुझे अंदाजा है कि वह कहाँ है। क्या आप घर पर हैं? बीमारी बढ़ गया है? कौन सा हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं? ओह अच्छा, फिर तो बाद में मुलाकात होगा। फोन रखकर फेलुदा ने जल्दी से दूसरा नंबर डायल किया। मैं उनका फुसफुसाहट नहीं सुन सका, लेकिन मैं समझ गया था कि फेलुदा पुलिस को फोन कर रहा था। फोन रखने के बाद उसने मुझसे कहा, मुझे अभी बाहर जाना है, तैयार हो जा। आज सुबह ट्रैफिक हल्का होने के कारण फेलुदा ने फिर से टैक्सी ड्राइवर को तेज गति से चलने को लिए कहा। देखते ही देखते हम नीलमणि बाबू के घर की सड़क पर आ गए। जैसे ही हम गेट के पास पहुंचे, हमने देखा कि नीलमणि बाबू अपने काली एम्बेसडर से बाहर निकले और तेजी से विपरीत दिशा में चल गए जहां हम जा रहे थे। मुझे आगे ड्राइवर और पीछे नीलमणि बाबू के अलावा कोई नजर नहीं आया। और जोर से फेलुदा चिल्लाया। टैक्सी ड्राइवर भी उत्साहित था। उसने एक्सीलरेटर पर दबा दिया। मैंने देखा कि सामने वाली कार एक अजीब सी आवाज के साथ दाहिने ओर मुड़ रही थी। इस बार फेलुदा ने जो किया वो पहले कभी नहीं किया गया था। अपने कोट के अंदर हाथ डालकर उसने अचानक अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। कार की खिड़की की ओर
झुक गया और रिवॉल्वर को नीलमणि बाबू की गाड़ी के पिछले टायर पर तान दिया। लगभग उसी समय रिवॉल्वर की आवाज़ और टायर फटने की आवाज़ कानों में पड़ी। मैंने देखा कि नीलमणि बाबू की कार अजीब तरह से सड़क के एक तरफ चली गई और एक लैंप पोस्ट से टकराकर रुक गई। जैसे ही हमारी कार नीलमणि बाबू के कार के पीछे रुकी, हमने विपरीत दिशा से एक पुलिस जीप को आते देखा। इसी बीच नीलमणि बाबू कार से उतरे और बहुत नाराज चेहरे से इधर उधर देखने लगे। फेलुदा और मैं टैक्सी से उतरे और नीलमणि बाबू की ओर चल दिए। पुलिस की जीप भी पास ही रुकी। मैंने देखा कि वह मोटा आदमी उसमें से उतर रहा है। ऑफिसर, नीलमणि बाबू अचानक बोले। क्या हो रहा है? फेलुदा ने गंभीर स्वर में कहा। ये जानने के लिए कि ड्राइवर के अलावा आपके साथ गाड़ी में और कौन है। और कौन होगा? सज्जन चिल्लाए। मैंने कहा था ना, मैं अपने भतीजे के साथ अस्पताल जा रहा हूँ। फेलुदा बिना कुछ कहे सीधे नीलमणि बाबू की गाड़ी के दरवाजे के हैंडल के पास गया और दरवाजे खोल दिया। जैसे ही वह खुला, एक छोटा लड़का कार से तीर की स्पीड से बाहर निकला, फेलुदा के ऊपर झपट पड़ा और उसका गला दबोच लिया। लेकिन फेलुदा तो सिर्फ योग नहीं करता, वो जुत्सु और कराटे सीखा है। उसने लड़के की कलाई पकड़कर उसे अजीब तरीके से उसके सिर पर पलट दिया और सर के पर फेंक दिया। लड़के के मुंह से दर्द भरी चीख निकली और वो चिल्लाया और मेरा तो खून जम गया ये सब देखकर, क्योंकि वह बिल्कुल भी बच्चे की आवाज़ नहीं है, वह एक बूढ़े आदमी की तेज चीख है। ये आवाज़ मैंने उस दिन टेलीफोन पर सुनी। इसी बीच पुलिस आ गई और नीलमणि बाबू की कार का ड्राइवर और बच्चे को पकड़ लिया। फेलुदा ने अपनी शर्ट का कलर ठीक करने हुए कहा। मैंने पांचिल पर हाथ का निशान देखकर इसे पकड़ लिया। किसी जवान लड़के के हाथ में इतनी रेखाएं नहीं होती, उनके हाथ ज़्यादा चिकने होते हैं, लेकिन जब साइज छोटा है तो इसका मतलब केवल एक ही होता है कि ये वास्तव में एक डेढ़ बौने के हाथ की छाप है। बच्चा बौने के अलावा कुछ नहीं है। नीलमणि बाबू, आपके चेला की उम्र कितनी हुआ? 40। सज्जन व्यक्ति की गले से ठीक से आवाज नहीं निकल रहा है। जो भी ओहो, तुम बहुत होशियार हो। पहले चोरी का झूठा केस बनाकर मुझे बुलाया, फिर खुद ही आदमी लगाकर दूसरों की चीजें चोरी कर रहे थे। क्या ये भिखारी लड़का वही है जिसे मैंने कल तुम्हारे घर पर देखा था? नीलमणि बाबू ने सिर हिलाकर हाँ कहा। इसका मतलब है कि आपके भतीजे वास्तव में कोई नहीं है। वह उसे घर ले आए और पकड़ लिया चोरी में मदद करने के लिए। सज्जन सिर झुकाए चुप रहे। फेलुदा ने आगे कहा, लड़का गाता था और बौना तंबूरा बजाता था। केवल जब चोरी करने का समय आता था तो तंबूरा भिखारी के सौंप दिया जाता था और फिर वह उसे बचाने लगता था। बौना होने के कारण उसमें ताकत की कमी नहीं थी। एक मुक्के से एक आदमी को मार सकता है। आश्चर्यजनक। नीलमणि बाबू, आपकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करनी ही पड़ेगी। नीलमणि बाबू ने आहें भरते हुए कहा, मिस्र की प्राचीन वस्तुओं के प्रति आकर्षण था। मैंने इसके बारे में बहुत अध्ययन किया। ऐसे ही क्या मुझे प्रत्युलत्त से ईर्ष्या थी? फेलुदा ने कहा, लालच सबको खत्म कर देता है। खैर, एक आखिरी अनुरोध है। मेरा रिवॉर्ड? नीलमणि बाबू ने फेलुदा की ओर देखा। रिवॉर्ड? अनुबिश का मूर्ति आपके पास ही है शायद। सज्जन व्यक्ति बुद्धू जैसा अपने हाथ को अपने पंजाबी के पॉकेट में डाल दिया। हाथ बाहर निकालते ही देखा कि हाथ में एक अच्छा खासा लंबा काले पत्थर के ऊपर मणि मुक्त जड़ित 4000 साल पुराना मिस्र देश की लोमड़ी के सर वाला अनुबिश की मूर्ति।
फेलुदा हाथ पर आकर मूर्ति लेकर बोला, थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों, हमारी आज की कहानी सुनने के लिए। कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा आपको हमारी कहानी कैसी लगी और आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना ज़्यादा पसंद है। हम लौटेंगे हमारी दूसरे किसी कहानियों के साथ। तब तक के लिए स्वीट ड्रीम्स।